नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 147 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 148वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। एक आपका स्टैटिक जीएस का प्रश्न होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दो प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से आज लिखिए, ठीक है। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करी है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2021 में नौकरी लेना चाहते हैं तो आज से ही आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ से भी जो भी प्रश्न आप लोगों को मन करता है लिखिए, लेकिन एक दिन में आप प्रश्नों को ज़रूर लिखिए, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। और जो आज का प्रश्न है दोस्तों, पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 295 है और 200 शब्द सीमा में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप लोगों को क्या करना है कि कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। आज से ही दोस्तों आप लोग जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक एक दिन आपकी लाइफ से निकलता चला जा रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। अब जो लोग भी अभी नहीं सचेत होंगे वो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अभी से आप लोग एक घंटे में अगर मान लीजिए दो प्रश्न भी लिखते हैं तब भी आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो बाकी का टाइम, जैसे आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटा मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए। बाकी का समय जो है वो आप प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए, क्योंकि देखिए अंततः एग्ज़ाम हॉल में जिस समय मुख्य परीक्षा 2021 देने जाएंगे आप लोग, वहाँ पर भी आप लोगों को इसी तरीके से प्रश्न लिखना होगा। और प्रश्न लिखने से पहले वही चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ पर ये सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स आपको वहाँ पर उत्तर में शामिल करने हैं। इसी तरीके से पॉइंट्स के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कराई जाती है। क्योंकि देखिए सभी के सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सभी के पास पॉइंट्स वही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष के शक्तियों और कार्यों को बताया गया है तो कोई राज्यसभा के बारे में बता देगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। वही चीज़ें होंगी, चीज़ें वही बताएगा, लेकिन लिखने का तरीका और जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है सबका अलग अलग होगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है वही चीजें वहां प्रदर्शित होती हैं जाके आपके उत्तर में। तो आपको क्या करना है, आपको बेहतर ढंग से अभी से, आज से ही आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आइए प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के पद से संलग्न शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। 200 शब्द सीमा में, जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए उतनी ही शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, जो संसद बनती है उसमें देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य हैं, उनका वर्णन करना है आपको। तो देखिए संविधान में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो व्यापक शक्तियां जो हैं, जो उत्तरदायित्व जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष को प्रदान किए गए हैं, उनको अब हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां या कार्य कहा जाएगा, तो सबसे पहला कार्य यही है कि जो बजट विनियोग विधेयक होता है उसको, वित्त विधेयक होता है उसको, सामान्य विधेयक होता है, इन तीनों को किस दिन, किस समय, कहाँ सदन में कब रखवाना है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
और जैसे मान लीजिए कोई संसदीय दल है, संसदीय दलों को मान्यता देने हेतु एक मार्गदर्शी सिद्धांत का भी निर्धारण कौन करता है? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नियम कानून और जो भी चीज़ें हैं वो यही करते हैं, नहीं भाई, इनका सचिवालय है, लोकसभा का सचिवालय, उन्हीं के कर्मचारी और अन्य जो अधीनस्थ लोग जो होते हैं वो उनके द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेता को भी मान्यता देते हैं। जिस समय नई सत्ताधारी दल जो पार्टी होती है उस और जो दल का नेता होते हैं, दल का नेता यानी प्रधानमंत्री जो भी बनते हैं राजनीतिक दल से, वो होते हैं, और विपक्ष का नेता कौन बनेगा इसका डिसाइड भी जो है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और क्या चीज़ें हैं इनकी शक्तियाँ कार्य कि जैसे जो सदन है, लोकसभा का जो सदन है, सदन में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना, शांति एवं अनुशासन बनाए रखना, कोई गलत चीज़ें ना हो। अगर कोई सांसद या संसद सदस्य जो है वो अगर ऐसे कार्यों को करता है जो असंसदीय है यानी गलत कार्य हैं, उनको अगर वहाँ पर क्रियान्वित करता है तो उनके लिए दंडित भी किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब लोकसभा जो होती है, लोकसभा और संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में संविधान में नियमों की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। ठीक है, अन्य शक्तियां भी और भी हैं कि जैसे जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, इसका विनिश्चय कौन करता है? इसका विनिश्चय भी आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगली शक्ति क्या है? जैसे किसी विधेयक पर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उसकी अध्यक्षता जो है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत ध्यान रखिएगा, जो ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, और क्या है कि सदन में जैसे कार्यप्रणाली हो रही है तो सदन के निर्देशों और नियमों को भी निर्धारित करवाते हैं। ठीक है, तो ये कार्य भी आपके लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। और क्या है कि जैसे जो संसद होती है, संसद और राष्ट्रपति के बीच का जो एक मीडियम जो है, माध्यम जो है, पत्र व्यवहार की एक कड़ी कहा जाता है आपके लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। अब देखिए जो जैसे राज्यसभा का सचिवालय होता है वैसे ही लोकसभा का सचिवालय है। अब जो सचिवालय होता है, सचिवालय का जो लोकसभा का सचिवालय जो होता है तो उसका प्रमुख कौन होता है? प्रमुख आपके लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। और क्या है कि जैसे सदन है ये, ठीक है, सदन है। अब यहाँ पर बहुत सारे सदस्य बैठे हैं। अब इन सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी जो है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल में जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी शक्तियां उत्तरदायित्व के थे, कौन कौन से कार्य करवाता है, कौन कौन से कार्य नहीं करवाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को अपने शब्दों में जो फैक्ट्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। और यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो यूपीपीसीएस मेंस 2021 का ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली आप लोग 2 क्वेश्चन की एटलीस्ट आंसर राइटिंग जरूर से जरूर कर लिया करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको आगे बढ़ाती हैं जाकर। ठीक है, तो जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो 296 है।
125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखिए नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो होता है वो यही चाहता है कि भाई कम से कम आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, कम से कम उसमें मिस्टेक तो मत करो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होती है अगर आप ग्रामर की गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है और बेहतर ढंग से आप लोगों को यह प्रश्न लिखना है। और क्या है कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में एक एक कोटेशन आप लोग जरूर डालिए। कोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए बहुत सारे इंटरनेट पर कोटेशंस आप डालेंगे आ जाएंगी, बुकें आती हैं, उनको आप परचेज कर लीजिए। उसी से रेलेवेंट जो भी प्रश्न से रेलेवेंट जो भी कोटेशन है उसको आप उसमें ऐड करिए, और कुछ डेटा, डायग्राम और फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी आप उपयोग करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। आइए आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 296 है और 125 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है? भारत में अनुसंधान और विकास पर कम व्यय भारत में नवाचारों के समक्ष चुनौती है, चर्चा कीजिए। तो भारतीय स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई भारत में जो R&D पर जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। अनुसंधान पर, रिसर्च पर हमारे यहाँ क्या है, रिसर्चर्स को उतनी पेमेंट नहीं मिली जाती, पैसा नहीं है, बजट नहीं है। इस वजह से जो नवाचार की जो एक पारितंत्र जो होता है वो आगे विकसित नहीं हो पाता है। तो इसके नवाचारों के समक्ष जो है कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए जहाँ तक व्यय की बात है तो अनुसंधान एवं विकास पर व्यय जो है, ठीक है, नवाचारों पर व्यय भारत में बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम ब्रिक्स देशों में देखेंगे तो भारत की जो रैंकिंग है वो निचले ही स्तर पर है। दक्षिण अफ्रीका ही केवल जो है भारत से नीचे है। बाकी सब ब्रिक्स कंट्रीज़ जो भी हैं, ब्राज़ील है, चाइना है, ठीक है, और इंडिया हो गया, रशिया हो गया, तो इन साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें जो R&D जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में उतना नहीं किया जाता। अगर हम बात करते हैं भारत में पिछले दशक में GDP का लगभग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 1% ही खर्च किया गया है। तो आप सोच कर देखिए कि जो लोग हैं जो रिसर्च करने वाले हैं दोस्तों, जो लोग रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हतोत्साहित भी होते हैं कि भाई जब पैसा ही नहीं है तो हम किस तरीके से क्या करें। और क्या है कि जैसे जो ब्रिक्स देश हैं उनमें दक्षिण अफ्रीका से केवल कम पायदान पर है, बाकी कंट्रीज़ जो हैं भारत से ऊपर ही हैं। ठीक है, और बात करते हैं हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, तो उनकी जो सिस्टम है, जो एक व्यवस्था है, वो एक प्रतिबंधित प्रकृति की है। तो ये भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसमें बाधा बनता है आकर। अब एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो लगभग 30% है, और अन्य देशों में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है, यही परसेंटेज जो है वो 65 to 75% है। ये भी एक अंतर करता है कि भाई हमारे यहाँ किस तरीके से स्थितियाँ चल रही हैं। जो अनुसंधान और विकास है इस पर पैसा खर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए अनुसंधान और विकास के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हमने कोई रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद हमने कोई चीज़ खोजी, अब खोजने के बाद उसका हम पेटेंट कराने गए तो उसमें बहुत देरी होती है। एक विलंबता अवधि जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है आकर जो R&D डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके समक्ष, जो अनुसंधान और विकास है उसके समक्ष। और जो भारत देश है, भारत देश में देखिए जो अच्छे वैज्ञानिक हैं,
ठीक है, अच्छी जगहों से पास आउट हुए व्यक्ति जो हैं वो रिसर्च करने के लिए बाहर जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है कि उनको यहाँ पर नहीं रोक पाती? वो केवल एक चीज़ है, इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती उनको, इतना पैसा नहीं मिलता। विदेशों में क्या है, फंडिंग बहुत अच्छी है, उनको रिसोर्सेज मिलते हैं इतने। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इस क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर होता है, तो इसमें लोगों को, जो रिसर्चर्स जो होते हैं, तो उनको वेतनमान भी बहुत कम मिलता है। अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए लोग प्रेरित भी होते हैं कि भाई अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है उनको कार्य करने के लिए, और अच्छा पैसा भी मिलता है। तो आदमी यही सोचता है कि चलो यार इंडिया में क्यों है, सीधे बाहर ही चलते हैं, और यही होता भी है। एक सामाजिक रूप से एक परिस्थिति भी नहीं मिलती कि भाई आप सोच के देखिए कि अगर समाज में एक बेटा या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, और एक रिसर्च का क्षेत्र है कि भाई कोई पूछता है आपके बेटे क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई वो रिसर्च कर रहे हैं कहीं। तो ये भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अनुसंधान और विकास के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं आके। और क्या है कि जैसे एक फ्रीलांसर के तौर पर हमारे यहाँ देखिए उद्यमिता और निजी क्षेत्र की सहभागिता ये भी बहुत ज़्यादा कम है। भाई निजी क्षेत्र को तो आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, जो पेशेवर व्यक्ति हैं, उनको आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो हम जो अनुसंधान और विकास है इसको नहीं डेवलप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, पर्याप्त अवसंरचना का भी अभाव है कि भाई जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जो वैज्ञानिकों को रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल पाते, जो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं मिल पाती। अब जो टेक्नोलॉजी है भी, भारत में बजट कम है तो उसको विदेशों से मंगवा भी नहीं सकते। तो ये भी बहुत सारी परेशानियां हैं। और क्या है कि एक कैरियर के अवसरों का भी अभाव रहता है कि भाई जो एक लाइफ में रहता है कि यार हम क्या करेंगे भाई, तो हम अगर रिसर्च करते हैं तो भाई एट द एंड क्या होगा, भाई हमारा कैरियर लास्ट में हम कहाँ खड़े होंगे। तो ये भी ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्तियों के सामने, जो रिसर्च करते हैं उनके सामने ये चीज़ें रहती हैं। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे प्रौद्योगिकी की खरीद संबंधी जो पूर्वाग्रह है कि भाई जैसे नेता जो हैं, जो फंडिंग करने वाली एजेंसीज जो हैं, भाई उनके मन में ये भी रहता है कि अब टेक्नोलॉजी क्या है, खरीदने की क्या ज़रूरत ही है, रिसर्च तो हमारे यहाँ उतनी अच्छी हो नहीं पाती। हो इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, उनको रिसोर्सेज नहीं मिले, इस वजह से नहीं हो पाती। और वो लोग पहले ही मान के चलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इतनी अच्छी खोजें नहीं हो पा रही, इसलिए हम बजट कम बढ़ाते नहीं हैं, या नए उपकरण और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अनुसंधान और विकास के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में अच्छे से प्रश्न को लिखिए, अच्छे से निष्कर्ष को दीजिए अपने शब्दों में, आगे की राह भी बताइए थोड़ा सा कि हाँ भाई किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए और इस प्रश्न को आप लोग बेहतर ढंग से लिखिए 125 शब्दों में। इसके पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।